हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज यहाँ पे आपके आर एस 2024 का जो आपका 28 जनवरी को एग्जाम होगा, RS मेंस का पेपर फोर्थ हिंदी का, उसकी क्लासेस आज हम यहाँ पे लेंगे। अगर इसकी बात करें तो इसमें आपके पार्ट ए, जिसमें आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, अर्थयुग्म रहने वाला है। और अगर हम बात करें आपके पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपकी निविदा रहने वाली है, जो कि मैंने आपको कल आंसर राइटिंग के लिए दी थी। थोड़ा मोटा मोटा प्रारूप भी बता दिया था कि आप किस प्रकार लिखोगे, किस प्रकार आपको टेबल बनानी है। और आगे हम जो हमारा अगला टेस्ट होगा उसके लिए आपको पार्ट बी या फिर जो सी का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो भी आपको बताएंगे, तो आप घर पे उसकी प्रैक्टिस से कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। और पार्ट ए का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के चार चार पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब तक हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे दो दो की, अब हमें क्या करनी है, चार की। कि बाई चांस अगर एग्जामिनर अब की बार ये पूछ ले कि चार चार शब्द लिखिए, तो भी हमारा सही रहना चाहिए। यानी हम माइंड में हमें चार से पांच है, चाहे शब्द आपके पर्यायवाची हो या फिर आपके प्रत्यय हो या फिर आपके उपसर्ग हो, इनके हमें याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें दिया गया है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य की बात करें तो ऐश्वर्य का जो पर्यायवाची होता है वो एक होता है वैभव। क्या होता है? वैभव। ऐश्वर्य का पर्यायवाची वैभव हो गया। संपन्नता हो गया, संपन्नता। और बात करें तो और क्या होता है? समृद्धि। और क्या हो जाएगा? समृद्धि। और क्या हो जाएगा? धन संपत्ति। धन संपत्ति। तो ये आपके ऐश्वर्य के क्या हो गए? सह पर बिंदी आते हैं यहाँ पे, संपत्ति ऐश्वर्य के आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कर्ण। कर्ण, जो महाभारत वाले कर्ण थे उनका। तो एक तो सबसे पहले आता है कि ये सूर्यपुत्र थे। जिन लोगों ने महाभारत देखे उनको ये तो पता ही है, सूर्यपुत्र इनको बोला जाता था। एक इनको सूत पुत्र बोला जाता था। सूत पुत्र दो तो ये याद हमें है ही है। सूत पुत्र। एक इनको राधे भी बोला जाता था, क्योंकि इनकी जो जिनकी माँ ने पाला था उनका राधा नाम था, तो राधे। और एक इनको अंगराज बोला जाता था। तो जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन स्टूडेंट ने ये महाभारत देखी है, और लगभग सभी ने महाभारत देखी है, तो सूर्यपुत्र, सूतपुत्र, राधे और अंगराज ये इनके पर्यायवाची हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें चार लिखने हैं। अगला आता है कटी। कटी यानी कमर। कमर को कटी बोलते हैं, कमर को श्रोणी बोलते हैं, कमर को और क्या बोलते हैं? लंक बोलते हैं। और कमर को मध्यांग भी बोलते हैं। शरीर के बीच का हिस्सा यानी मध्यांग। तो ये आपके कटी के चार पर्यायवाची हो गए। अगला आता है कृति। कीर्ति की या कृति की बात करें तो अपन बोलते हैं ना कि उसकी तो कीर्ति यहाँ यहाँ तक है, यानी गुणगान। कीर्ति का क्या हो जाएगा? गुणगान हो जाएगा, प्रशस्ति हो जाएगी। और इसका क्या हो सकता है? इसका हो जाएगा यशोगान। यशोगान। और गुण वर्णन। गुण वर्णन। और इसको क्या बोल सकते हैं? एक इनका विरुद्ध भी हो सकता है, जो अपन ये लिखते हैं ना विरुद्ध, ये वाला विरुद्ध नहीं, विरुद्ध। ये रह है, ये कौन सा है? ऊ की मात्रा छोटी है इसमें। चतुर, चालाक, प्रवीण किसी चीज में, होशियार वो वाला, या किसी चीज में ये बोल सकते हैं निपुण, दक्ष। तो इसके तो काफी सारे हो सकते हैं, जैसे चतुर का नागर हो गया, चालाक हो गया, पटु हो गया, कुशल हो गया, होशियार हो गया, होशियार, होशियार हो गया, और प्रवीण हो गया। दानव के यानी राक्षस। दानव का सबसे पहले में यही याद आता है ना, राक्षस हो गया। राक्षस के अलावा असुर, दैत्य, दैत्य हो गया। और निशाचर हो गया, धनुज हो गया, धनुज हो गया, निशाचर हो गया। और रजनीचर भी बोल सकते हैं, दमुल भी बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे दानव यानी राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। तो निशाचर और रजनीचर ये भी आपको पता ही होते हैं। आगे बढ़े। अगला आता है हमारा प्रकाश का पर्यायवाची। प्रकाश की बात करें तो इसके प्रकाश के जैसे उजाला, आभा, ज्योति, दीप्ति सारे हो जाते हैं। तो अपन कौन कौन से लिखेंगे इसके?
एक तो आलोक, एक उजाला, आभा, ज्योति। 4 हो गए। और भी अपन लिख सकते हैं इनके लिए, जैसे दीप्ति, दीप्ति। तो ये सारे के सारे क्या है, प्रकाश के पर्यायवाची हैं। रावण, रावण के हमें काफी सारे याद है, जैसे एक तो दशासन, एक 10 शीस, 10 शीस, एक दशानन, दशानन। एक क्या बोलते हैं, लंकापति, एक क्या बोलते हैं, लंकापति बोलते हैं। इसे ही लंकेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंकेश। तो ये इसके इनके हो गए, दशासन, दशाशीष, दशानन, लंकापति, लंकेश। और भी उनको बोलते हैं, जैसे दसकंद भी बोलते हैं, ये सारे। अगला आता है संदेह। संदेह की बात करें तो इसमें दो चीजें हो जाती है, जैसे संदेह यानी आशंका होना किसी चीज की, संदेह होना, आशंका होना, या फिर चिंता होना, किसी चीज का अंदेशा होना, अंदेशा होना। और इसको एक रूप में ये भी लिखा जा सकता है कि शक होना, या फिर संशय होना, संशय होना। तो ये क्या हो गए, ये आपके संदेह के पर्यायवाची, आशंका, चिंता, अंदेशा, शक या संशय। अगला आता है सुंदर। सुंदर की अगर हम बात करें तो सुंदर के पर्यायवाची, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, लिखने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी। सुंदर का जैसे मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका ललित, सुंदर का ललित हो सकता है। सुरम्य हो सकता है, सुरम्य। और रम्य यानी रमणीय, रमणीय। और रुचिकर हो सकता है, ये रह छोटा आता है, रुचिकर, रुचिकर यानी सुहावना, सुहावना, सुंदर। और क्या इसे बोल सकते हैं अपन, चारु भी बोल सकते हैं, चारु। ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं आपके किसके पर्यायवाची हैं, ये आपके सुंदर के पर्यायवाची है। तो हमने 10 जो शब्द लिखे पर्यायवाची, और उनके 4 4 हमें याद करने हैं। तो काफी अच्छी प्रैक्टिस है ये हमारी। आगे हम बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है अर्थभेद का। अगला क्वेश्चन किस चीज का आता है, अर्थभेद। तो शब्द युग्मों का अर्थभेद स्पष्ट करना है, यानी हमें दिए गए शब्द युग्म। सबसे पहले हमें दिया गया अंचल। अंचल का अर्थ क्या होता है, किसी क्षेत्र का पार्श्व भाग। तो अपन लिखेंगे अंचल यानी किसी क्षेत्र का पार्श्व भाग। और एक आता है आंचल यानी कपड़े का एक छोर, कपड़े का एक छोर, कपड़े का एक छोर। एक आता है अरी, अरी यानी दुश्मन, अरे यानी दुश्मन। और अरी जैसे बोलते हैं ना, अरे यानी अपन संबोधन करते हैं ना, तो वो वाला अरी। तो ये क्या होता है, ये होता है संबोधन, ये क्या होता है, संबोधन, वह है ये संबोधन। अगला आता है आहत, और एक होता है आहूत। आहत होता है कि बोलते हैं ना कि ये उसकी बातों से आहत हो गया, यानी घायल, आहत यानी घायल। और आहूत, आहूत होता है हवन में होमा गया, आहूत होता है हवन में होमा गया, यानी हवन में डाला गया, होमा गया। उपादान, और एक होता है उपदान। उपादान होता है, वो होता है सामग्री, उपादान होता है सामग्री। और जो उपदान होता है वो होता है तकिया, पिलो, तकिया। अगला आता है हमारा कोर या कोर। कोर क्या होता है, किनारा, छोर, किनारा। और कोर क्या होता है, ये होता है ग्रास। बोलते हैं ना कि एक कोर खा ले, एक निवाला, ग्रास, वो वाला। एक होता है चक्रवाक, चक्रवात तो चक्रवाक होता है चकवा पक्षी, चकवा पक्षी। और एक आता है चक्रवात, चक्रवात यानी तूफान, चक्रवात यानी तूफान। आगे बढ़े, अगला एक होता है टूक, जिसमें ऊ की छोटी मात्रा होती है, टूक यानी जरा, थोड़ा, कम। और एक होता है टूक यानी टुकड़ा, टुकड़ा।
अपने अगर ग्रामीण परिवेश में देखें तो बोलते हैं ना कि एक टूक खा ले, एक ग्रास खा ले, एक निवाला खा ले, वो वाला टूक या फिर टुकड़ा। अगला आता है योगीश्वर। योगीश्वर बात करें तो योगियों में श्रेष्ठ। योगेश्वर यानी योगियों में श्रेष्ठ। योगियों में श्रेष्ठ। और एक आता है योगेश्वर। योगेश्वर यानी महादेव। योगेश्वर यानी महादेव। महादेव। तो ये मैंने आपको 8 है वो अर्थभेद करवाए, काफी अच्छे से समझाए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें विलोम शब्द दिए गए हैं। तो इनमें हमें विलोम शब्द लिखने हैं। सबसे पहले दिया गया ध्वंस। सबसे पहले दिया गया ध्वंस यानी किसी चीज का ध्वंस हो जाना, नष्ट हो जाना, यानी निर्माण। विलोम क्या होगा? निर्माण। आवर्त। आवर्त का होता है अनावर्त। आवर्त का होता है अनावर्त। अनावर्त। और ये यहाँ पे आवर्त नहीं है, ये अपने जो टाइपिंग प्रिंट है वो हुआ है, ये है यहाँ पे आदृत। ये क्या है? आदृत। और आदृत का विलोम होता है अनादृत। क्या होता है? अनादृत। अद्यतन। अद्यतन की बात करें तो इसका अद्यतन यानी नया मान ले सकते हैं। अद्यतन का जो विलोम होता है वो होता है पुरातन, भी आप लिख सकते हो, पुरातन। और आप अनदेतन भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी शायद करवाया है। अनदेतन। अगला आता है सन्यासी। सन्यासी का होता है गृहस्थ। सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ। और सन्यासी शब्द को थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। अगला आता है मृषण। और मृषण का होता है रुक्ष। मृषण का होता है रुक्ष। नैसर्गिक। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम। कृत्रिम। तो ये मैंने आपको विलोम शब्द करवा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला हमारा क्वेश्चन है पार्ट बी। अगला है हमारा पार्ट बी। और पार्ट बी क्या है? कल वाले टेस्ट में मैंने आपको बोला था कि आपको कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर की ओर से एक निविदा प्रपत्र का प्रारूप है वो तैयार करना है। यानी आपको निविदा लिखनी है। किस लिए लिखनी है? कि जो हमारा ऑफिस है उसमें स्टेशनरी और कंप्यूटर खरीदने के लिए टेंडर है वो खोलना है, हमें आमंत्रित करना है। वही सबसे पहले होता है राजस्थान सरकार। फिर अपन लिखेंगे कार्यालय का नाम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पत्र क्रमांक, जिला शिक्षा अधिकारी 2023 267 नंबर, ये जो पत्र है। दिनांक लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे निविदा सूचना संख्या कितनी है? 41 नंबर है 2023 की, यानी 2023 में इस कार्यालय के द्वारा है वो 40 निविदाएं हैं वो तैयार कर दी गई है। ये कौन सी है? 41वीं है। अब हम बीच में क्या लिखेंगे? राजस्थान के राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर की ओर से निम्नलिखित की आपूर्ति हेतु ऑनलाइन या मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कराकर ऑनलाइन भी और ऑफलाइन अधो हस्ताक्षरकर्ता के वांछित सूचनाओं सहित भरकर दिनांक 30/10/2023 तक या तो आप SPPE PROC राजस्थान या फिर कार्यालय में जमा करवा सकते हो। यानी आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हो और आप ऑफलाइन भी ऑफिस में आकर जमा करवा सकते हो। निर्धारित शुल्क लगेगा। साथ में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो अधो हस्ताक्षर करता है उनकी जो भी हमने इंफॉर्मेशन मांगी है उनको भरकर आप यहाँ पे जमा करवा सकते हो। हमने जो लेटर लिखा है वो 2/10/2023 को लिखा है। ये देखिए 2/10/2023 और हमने इसकी क्या डेट बताई है कि आप 30/10 तक है वो जमा करवा सकते हो। निविदा है वो 15 नवंबर को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदा जो निविदा दाता है उनके समक्ष और डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। तो अपन को बता दिया कि 30 तक आप जमा करवा सकते हो। 15 नवंबर को खोली जाएगी, सुबह 11 बजे खोली जाएगी। जो निविदा दाता है उनके समक्ष खोली जाएगी। और कार्य का विवरण इस प्रकार रहेगा। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे आप क्रमांक संख्या लिखोगे 1 और 2, क्योंकि हमें स्पेशली दे रखी है कंप्यूटर और हमें स्टेशनरी दे रखी है। यहाँ पे अलमारी नहीं आएगी, यहाँ पे स्टेशनरी आएगी। ठीक है। सामान का वितरण की बात करें तो सामान का विवरण यहाँ पे हो गया कंप्यूटर और स्टेशनरी हो गया। अनुमानित राशि कितनी होगी?
कंप्यूटर की 8 लाख हो गई, स्टेशनरी होगी वो 1 लाख की हो गई। धरोहर राशि है जो आपके ये निविदा दाता है वो जो जमा करवाते हैं 6,000 और 2,000 होगी। निविदा शुल्क है वो 100 रुपए होगी दोनों से, क्योंकि जो निविदा शुल्क है वो सामान रखा जाता है। ये तो इनके सामान के हिसाब से कि कंप्यूटर्स हैं वो महंगे आएंगे, स्टेशनरी है वो थोड़ी सस्ती आ जाएगी इसलिए है। और इनकी आपूर्ति, क्योंकि कंप्यूटर्स है उनको बनाने में टाइम लगेगा और जो भी लगेगा तो इसके 2 माह दिए गए हैं, और स्टेशनरी के आपूर्ति की अवधि है वो 1 माह दी गई है। तो इस प्रकार आप एक टेबल बनाकर अच्छे से उसमें बता सकते हो कि क्या क्या चीज का किस प्रकार है वो विवरण रहने वाला है। आपसे एक शर्तें लिखी है हमने कि जो सशर्त निविदाएं है वो मान्य नहीं होंगी, यानी कि जो निविदा दाता होता है, यानी कि जो आपके बोल दे एज ए कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो कभी भी शर्त नहीं रख सकता। इस चीज का आप ध्यान रखना यहाँ पर भी, और जब आप सिलेक्ट हो जाओ तब अपने ऑफिस में भी, क्योंकि टेंडर खोले जाते हैं कई चीजों के लिए। तो एक चीज याद रखना, अगर आपको उन टेंडर में यानी उन निविदा में अगर आपको उस मान लीजिए कि टेंडर खोलते हैं उसमें 3 जने होते हैं। तीन, एक तो होता है जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है वो, एक आपके अकाउंट ऑफिसर होता है, ए ऑफिस का जो बंदा होता है वो होता है अकाउंट ऑफिसर में जूनियर जूनियर अकाउंटेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मैन अकाउंट ऑफिसर है वो होता है। और एक जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर हो गया वो जाएंगे, और एक आपके ऑफिस के या फिर जो आपके सब डिविजनल ऑफिस होते हैं उनके हो जाएंगे। एज ए मैं एग्जांपल देती हूँ हमारे ऑफिस का। तो हमारे ऑफिस में जैसे एक्सिन सर हैं, तो वो हो गए, एक तो 3 बंदे होते हैं ना उनमें, एक एक्सिन सर हो गए, एक अकाउंट ऑफिसर का जो जूनियर अकाउंटेंट है वो आ जाएंगे, एक हमारे अय्यन सर हो जाते हैं। तो ये 3 जने हैं होते हैं इसमें। ठीक है, इन तीनों के जब ये तभी इन्होंने बोलता है कि सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होती। तो जो भी अब जैसे जूनियर अकाउंटेंट के बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो जूनियर अकाउंटेंट बनेंगे, तो उनमें हो सकता है कि जब वो कोई किसी ऑफिस में टेंडर खुलता है, मान लो कि आप ये निविदाएं खुलती है, तो उस टाइम चेक करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखनी होती है कि कभी भी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो शर्त नहीं लिख सकता उसमें। अगर उसने शर्त लिख दी तो उसका वहीं पर वो है वो जो उसका फॉर्म है वो कैंसिल हो जाता है, यानी हम उसको टेंडरे नहीं दे सकते। बिना कारण बताए निविदा को आंशिक या पूर्ण परिवर्तन अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है वो अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। यानी यहाँ पे किसके साइन है, यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर के है। तो जयपुर जो जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर है वो, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो कारण बताए, बिना कारण के ही और परिवर्तन करके या आंशिक परिवर्तन से ही वो इस निविदा को निरस्त कर सकते हैं। किसी भी न्यायिक विवाद का कार्य क्षेत्र जयपुर शहर का न्यायालय परिसर होगा। किसी कारणवश निविदा विक्रय प्राप्ति की तिथियों को अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को यह कार्य संपन्न किया जाएगा। मान लीजिए कि जो हमने 2 माह का टाइम दिया है उसमें जो लास्ट डेट है वो किसी संडे को आ जाए या फिर कोई और छुट्टी हो उस दिन आ जाए, तो ये काम है वो अगले दिन हो जाएगा। निविदा की विस्तृत शर्तें विवरण है वो राजकीय वेबसाइट जो हमारे ऑफिस की साइट होगी उस पर है वो देखी जा सकेगी। और यहाँ पे हम साइन करेंगे, यानी आपका जिला शिक्षा अधिकारी जो ये निविदा बनवा रहा है उनके साइन हो जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा, उनके ऑफिस की मोहर लग जाएगी। तो ये होती है आपकी निविदा। कोई भी डाउट होता है आपको आप तुरंत पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको, और काफी अच्छे से समझाया भी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला हमारा क्वेश्चन है आपके जो नेक्स्ट टेस्ट रहेगा उसका पार्ट बी का क्वेश्चन, जिसकी आंसर राइटिंग आपको घर पे करनी है। वो है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यानी RVPNL। राजस्थान राज्य, वैसे तो ये RR होता है, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, अलवर के अधिशासी अभियंता, यानी अधिशासी अभियंता यानी एक्सियन द्वारा पुलिस अधीक्षक अलवर को एक पत्र लिखे जिसमें जन आंदोलनों के समय जो विद्युत लाइनें हैं उनकी सुरक्षा करने का अनुरोध हो रहा है। यानी जो जन आंदोलन चल रही है उस टाइम है विद्युत जो लाइनें, लाइटों की जो लाइनें हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए पुलिस अधीक्षक अलवर को एक पत्र लिखना है। सामान्य पत्र रहेगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, और कल की क्लास में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आपको क्लास है वो काफी अच्छी लगी होगी। तो आप क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।